मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक नए टॉपिक विकासात्मक विज्ञान यानी प्रवर्धन विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं और इसकी शुरुआत होने वाली है। तो मैं पहले थोड़ा सा इसके विषय में आपको बता देता हूँ। आई एम गिविंग यू एन इंट्रोडक्शन एंड शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। होप यू विल फाइंड दिस टॉपिक इंजॉयबल एंड हेल्पफुल फॉर यू, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके बहुत मदद करने वाला है। और इसके लिए मैंने एक छोटा सा पीपीटी आप लोगों के लिए बनाया है वर्ड डॉक्यूमेंट में, थोड़ा बोल करके, सो दैट बोथ द स्टूडेंट्स ऑफ द इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम बोथ कैन गेट द बेनिफिट, और दोनों ही एक दूसरी भाषा को सीख लेंगे। नई हमारी जो शिक्षा नीति आई है उसमें भी हम लोगों को थोड़ा हिंदी पर भी जोर देना है, एंड वी हैव टू लर्न इंग्लिश ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल फॉर द हायर स्टडीज़ जहाँ पर जाने। तो मैं एक छोटा सा ब्रीफ आपको दे रहा हूँ, और इसके एसेंस में आपको बहुत सारा तमाम मटेरियल विकीपीडिया में बहुत सारी बुक्स हैं आपके पास। डेवलपमेंटल बायोलॉजी की वोलपोर्ट की है, गिलबर्ट की है, तो वो सब भी आपके साथ हैं, लेकिन आपको कम समय में पढ़ना पड़ता है और चीज़ों को समझना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी है। तो उसका एसेंस अगर आपको मिल जाए तो ये आपके पास में आपके मोबाइल में रहता है और याद भी रहता है, एंड देन यू कैन गेट द राइट वर्ड्स देयर इन योर माइंड एंड इट विल ओपन द फाइल इन योर माइंड्स। जो छोटे छोटे वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके दिमाग में रहेंगे, स्टोरी की तरह हम पढ़ेंगे और स्टोरी की तरह इसको जानेंगे, तो हम लोगों को ये हमेशा याद रहेगा। और कुछ वर्ड्स हैं उनको आपको रिवाइज करना है। उसके लिए मैं ये जो पीपीटी आपको दिख रहा है इसमें से आप इसको एक ही बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इसी उससे मैं शुरुआत करता हूँ। व्हाट इज़ डेवलपमेंटल बायोलॉजी? डेवलपमेंटल बायोलॉजी एक नया फील्ड है। पहले ये एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको हम जब से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक्स आ गई हैं, जीन क्लोनिंग आ गया, पीसीआर आ गया, और आरएनए सेंसिंग टेक्निक्स आ गई हैं जहाँ पर वी कैन स्टडी द जीन्स, तो हमें ये पता चल गया कि हाउ द सेल्स दे आर चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ द नियर बाई सेल्स। कैसे जो सेल्स हैं वो नियर बाई सेल्स के बिहेवियर को बदल रहे हैं और किस तरह से उनके व्यवहार को बदल रहे हैं, उनमें कौन कौन से मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए जो एम्ब्रियोलॉजी जिसको हम पहले एमएससी में पढ़ते थे और किताबों के अंदर केवल कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डायग्राम्स मिलते थे जहाँ पे भ्रूण को बड़ा होते हुए दिखाया गया जाता था, भ्रूण यानी एम्ब्रियो को बड़ा होते हुए बताते थे, वो जो है उसमें क्रांति आ गई और बहुत सारा हमारे पास ज्ञान में वृद्धि हुई है। तो इसके कारण से ये एम्ब्रियोलॉजी को आगे जा कर के डेवलपमेंटल बायोलॉजी में बदल दिया गया। दूसरा कारण है, ऐसे बहुत से हमारे पक्ष हैं जीवन के जो कि हमारे केवल जन्म लेने के बाद व्यस्क होने के बावजूद भी होते रहते हैं, जैसे कि जो ओल्ड एज है उसके दौरान बहुत सारे ऐसे जीन्स हैं जो बदलाव होने। इवन यू विल सी दैट द मेटामॉर्फोसिस इज अकरिंग इन द this butterfly where the larva changes to the caterpillar changes to a larva and then to the pupa and then to the adult। ये सारी विभिन्न स्टेजेस आती रहती हैं, तो ये भी है। और प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कि छिपकली होती है तो उसकी पूंछ कट जाती है, तो उसके बाद में यू विल सी दैट कि वो कुछ समय में ग्रो कर जाती है। तो साइंटिस्ट इसकी स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से जो सैलामेंडर्स हैं उसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट में हाथ कट गया तो वहाँ पे नया हाथ कैसे जोड़ा जाए। सो द डेवलपमेंट बायोलॉजिस्ट आर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन द सेल कल्चर्स ऑफ द सैलामेंडर्स लिम्ब टू ग्रो न्यू लिम्स और एन एम्प्यूटेड पर्सन, एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड द कंसेप्ट्स अंडरलाइंग द इंट्रैक्शन ऑफ द सेल्स। दूसरी बात है, आपने एक मूवी देखी होगी प्रोजीरिया, जिसमें अमिताभ बच्चन जी ने रोल किया था एक छोटे लड़के का, और ये जो बीमारी है इसमें जल्दी अल्पकाल में ही मृत्यु हो जाती है। और इसके अंदर क्योंकि कुछ जो जीन्स हैं जो हमारे एजिंग से यानी सेंसेंस से रिलेटेड हैं, वो उनमें कुछ बदलाव आ जाते हैं, उनका जो रेगुलेशन सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। उसी तरह से हियर वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द टेराटोजेंस। टेराटोजेंस वो पदार्थ होते हैं जो कि म्यूटाजेनिक होते हैं और ये एम्ब्रियोस पे कैसे एक्ट करते हैं। जैसे कि एक ड्रग थी थैलिडोमाइड, इसको जब प्रेग्नेंट वुमेन्स को 1940s में दिया गया तो इसको उन्होंने लिया था नोजिया वॉमिटिंग जो उस वक्त कंडीशंस होती हैं उसको रोकने के लिए प्रेस्क्राइब किया गया था डिप्रेशन में। लेकिन ये देखा गया कि जहाँ पर जो भ्रूण था अगर वो प्रेग्नेंट थी और तीसरे चौथे हफ्ते में मालूम भी नहीं चलता है, तो उस वक्त उन बच्चों के जो लिम्स थे उनमें ग्रोथ नहीं हुई, क्योंकि इसी ड्रग का एक जो आइसोमर था
केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स आइसोमर्स के बारे में जानते, तो एक आइसोमर्स ऐसा था जो कि उन जीन्स पे एक्ट कर रहा था जो कि ब्लड वेसल्स को ग्रोथ को रोकते हैं, यानी एंजियोजेनेसिस की ग्रोथ को रोकते हैं। तो आज भी ये जो ड्रग है, ऐसा नहीं है कि ड्रग को यूज़ नहीं किया जा रहा है, दिस ड्रग इज़ यूज बट इट इज़ नॉट प्रिस्क्राइब टू अ प्रेग्नेंट वुमेन। और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है जहाँ पर वो उसमें रक्त वाहिनिकाओं को रोकने के लिए, यानी कि ब्लड वेसल्स को रोकने के लिए वहाँ पर ये यूज़ की जाती है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे पाइबाल्डिज्म सिंड्रोम है, जहाँ पर स्किन का एक जो एरिया है वो बिल्कुल वाइट हो जाता है, या फिर साइक्लोपिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर देखा गया कि जो भेड़ थी उसने एक ऐसा कॉर्न लिली एक ऐसा पौधा है जो जिसके अंदर एक एल्कोलाइड है, और ये पॉइजनस प्लांट है, रॉकी माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में ये मिलता है। तो वहाँ पे रॉकी माउंटेन्स और नॉर्थ अमेरिका में ही मिलता है, तो वहाँ देखा गया कि इसका जो प्रोडक्ट है वो एक सोनिक हेजॉक नाम का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, उसके रेगुलेशन को ये अफेक्ट कर रहा है। उसके रेगुलेशन से क्या हो रहा है कि जहाँ पर 2 आँख बननी चाहिए वहाँ दोनों आँखें मिल करके भ्रूण में एक ही आँख बन जा रही है, और ये सिंगल आई है, सिंगल आई डेवलपमेंट है। तो ये भी हम यहाँ पर इस टाइप का चीज़ें भी पढ़ने जा रहे हैं। देन हमारा ये जो सिलेबस है, दिस विल स्टार्ट विद द गैमेटोजेनेसिस। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है आई विल बी टेकिंग, एंड गैमेटोजेनेसिस में हम लोग पढ़ेंगे हाउ द स्पर्म्स, हमारे जो शुक्राणु हैं वो कैसे बढ़ते हैं, और फिर ओवा कैसे बनते हैं हमारे शरीर में, और फिर उनके मिलने से किस तरह से जाइगोट का, यानी जाइगोट का निर्माण होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, हमारे नए जंतु बनने की शुरुआत है। देन वी विल स्टडी द ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला एंड ऑर्गेनोजेनेसिस विच फॉर्म्स ड्यू टू द kind of a cell division that is called as mitosis, and during the initial stages the certain stages of the cell cycle like the G1 and G2 they are omitted। G1 और G2 एक अवस्थाएं होती हैं जो कोशिका चक्र में होती हैं, वो यहाँ शुरुआती दौर पर वे ओमिट हो जाती हैं जब ब्लास्टुला बनता है। उसके बाद में गैस्ट्रुला, देयर इज़ अ क्वाइट अ गुड प्लानिंग देयर, एंड ectoderm, mesoderm and endoderm, these are formed, and where the brain will form, where the alimentary canal form, this is decided during the gastrula। उसके बाद हम ऑर्गेनोजेनेसिस पढ़ेंगे। ऑर्गेनोजेनेसिस में कैसे ऑर्गन्स का निर्माण हो रहा है, हार्ट का निर्माण कैसे हो रहा है, ब्रेन का निर्माण कैसे हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण कैसे हो रहा है। तो हम वास्तव में ये पढ़ने जा रहे हैं कि हम खुद कैसे बने। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको मैं अपने आवाज़ से इसको मैं आपको समझाना चाहूँगा। वेयर एवर देयर इज़ पॉसिबल आई विल ट्राई टू give you this a little bit of the matter in English, और उसको आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी अच्छी किताबें हैं, उनको भी आप पढ़िए और उसको समझिए, और अगर ये मैं इंटरेस्ट डेवलप कर पाता हूँ तो फिर मेरा काम ख़त्म है एज ए टीचर। एंड नाउ you will be easily motivated by lots of good matter which is present in Wikipedia and the developmental biologies, and Verma Agrawal's embryology, chordate embryology is there, then Wolpert's प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी इज देयर। बहुत सारी रेफरेंसेस पेपर्स भी हैं, उनको भी आप पढ़ें और विकीपीडिया में देखें। बहुत सारे चित्र हैं जो आपको मिलेंगे, कुछ डायग्राम्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड सम ऑफ द कीवर्ड्स विच आई विल बी गिविंग टू यू। और यहाँ पर मैं जोर देना चाहूँगा हैंस फीमैन और हिल्डा मैनगोल्ड का, जिन्होंने इंडक्शन नाम की प्रक्रिया को, जहाँ पे एक छोटा सा पार्ट ही पूरी ब्रेन को डेवलप कर दे रहा है ऑर्गेनिज्म, एंड 2 सैलामेंडर्स आर प्रोड्यूस। इनके जो ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट्स, इनको पढ़ने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। हॉल्टफ्रेटर्स और न्यूकूब सेंटर्स क्या है, हॉल्टफ्रेटर्स ने किस तरह से ट्रांसप्लांटेशन, जहाँ पे एक एम्ब्रियो के पार्ट को निकाल करके दूसरे एम्ब्रियो में डाला गया। यू विल बी ऑल्सो स्टडिंग अबाउट द फेट मैप्स, अलग अलग प्रकार के जो फेट मैप्स हैं साइंटिस्ट ने बनाए हैं यूजिंग the vital dyes, and how they have been helpful in our study of development, ये भी हम पढ़ने जाएंगे। इसके साथ साथ में यूनिट्स में मैं एंडोक्राइन जी पे भी बताऊंगा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे शरीर में होते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गए, और फिर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं जो कि जिसके विषय में थोड़ा बहुत हम पहले ही जानेंगे शुरुआती उसमें। तो ये जो ग्लैंड्स हैं ये बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं। डे टू डे एक्टिविटी में हमें लोग मिल जाते हैं, नहीं साहब हमारा जो थायराइड बढ़ गया है, एंड व्हाट वी शुड डू नाउ, एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस वी मस्ट टेक। और दूसरा आप ये भी जानेंगे कि एड्रिनल ट्यूमर्स हैं वो भी हमारे उसमें ट्रांसजेंडर्स को क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम लैब में भी पहले पिछले कुछ सालों से हम लोग डेवलपमेंट और ड्रोसोफिला का कल्चर करते थे लैब में, एंड वी यूज़ टू ऑल्सो स्टडी द चिक एग, उसको इंक्यूबेशन के बेटर में रख करके विंडो बना करके वी यूज़ टू स्टडी इट्स डेवलपमेंट।
तो आई होप स्टूडेंट्स यू विल एंजॉय द लिसनिंग, सीइंग, फीलिंग, लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग ऑफ दिस टॉपिक। यहाँ बहुत ही अच्छे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि गेस्टुलेशन है। गेस्टुलेशन के दौरान वॉलपॉड लिखते हैं अपनी बुक में कि नाइदर बर्थ नॉर डेथ नॉर मैरिज इज़ इम्पॉर्टेंट बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ गेस्टुलेशन। उनका कहना है कि ना जीवन लेना इम्पॉर्टेंट है, ना मृत्यु इम्पॉर्टेंट है, ना ही मैरिज भी इतनी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो गेस्टुलेशन है। क्योंकि गेस्टुलेशन के दौरान भ्रूण जो है वो ये प्रोग्रामिंग करता है कि कहाँ पर ब्रेन बनेगा, कहाँ से एलिमेंट्री कैनाल बनेगी, कहाँ नोटोकॉर्ड बनेगी। तो ये जो प्लानिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। जब हमें कुछ बनना होता है तो एक दिन ऐसा आता है हमारे जीवन में जब हम ये सोचते हैं कि हाँ हम इस काम को करेंगे। वो जो वाला जो दिन है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और उस दिन हम अपनी लाइफ को वैल्यूबल बनाते हैं और हम उसके बाद में हम कुछ बनते हैं, उसके हिसाब से वर्क करते हैं, नॉलेज इकट्ठा करते हैं और उसको यूज़ में लाते हैं, और उसके हिसाब से हम जो आज बन रहे हैं वो हम बनते हैं। तो वो जो पहला दिन है वो हमारा प्लानिंग का दिन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये गेस्टुलेशन की जब ये जो लाइन थी इससे मैंने समझा और अपने जीवन में इसको उतारा। उसी तरह से एक देयर आर सर्टेन प्रोसेस जब ऑर्गन्स बनते हैं तो हम पढ़ते हैं कि देयर इज़ कॉम्पिटेंस। सबसे पहले एक क्षमता डेवलप करनी पड़ती है अपने अंदर, तो ये कॉम्पिटेंस वर्ड बार बार आएगा। देन यू विल स्टडी द स्पेसिफिकेशन। ये स्पेसिफिकेशन वर्ड है, ये आएगा जहाँ पे विशिष्टीकरण आ जाता है। जब आदमी को कुछ ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं जो उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बताते हैं, उसी तरह कोशिकाओं को भी एक पर्टिकुलर अंग बनने की और जैसे हार्ट बनने में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्पेसिफाई होते रहेंगे, और कुछ बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स मिलेंगे जबकि वो हृदय बनने की आगे हार्ट को बनने के आगे की ओर बढ़ेगा। देन दीज सिग्नल्स देयर में भी सम इनिबिटरी सिग्नल्स ऑल्सो। कोई ऐसे इस अवस्था में ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे इनिबिटरी सिग्नल्स आ जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति गिटार बजाना चाहता है लेकिन मान लीजिए उसकी वायर टूट गई, उस पर पैसे की कमी, तो वो नहीं है, तो वो स्पेशलाइज नहीं हो पाएगा। देन दीज इनिबिटरी सिग्नल्स आर देयर, बट लेटर स्टेज कम्स दैट इज कॉलेज कमिटमेंट, जहाँ पे एक दृढ़ विश्वास आ जाता है, डिटर्मिनेशन आ जाती है। और डिटर्मिनेशन में चाहे बाहर के सिग्नल फैक्टर्स भी कैसे भी आ जाए तब भी व्यक्ति को वो लगन लग जाती है और वो आगे जाता है। उसी तरह कोशिकाओं में भी कमिटमेंट आ जाता है, इवन देयर आर इनिबिटरी सिग्नल्स, तब भी वो आगे निश्चय अपने अंदर ला देगा, डिटर्मिनेशन ला देगा, और तब वो विशिष्ट बन जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, एंड इट विल बिकम टू ए डिफरेंट ऑर्गन। एंड समटाइम्स देयर इज अ प्रोसेस ऑफ रीडिफ्रेंशिएशन, जो कि आज के ज़माने में बड़ा ज़रूरी है। रीडिफ्रेंशिएशन कैसे हमारी मदद कर रहा है, अब आप उसमें देखेंगे कि रीडिफ्रेंशिएशन जब हाइड्रा में हम हाइड्रा को काट दे रहे हैं तो उसके अंदर नया सिर आ जाता है। ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। उसी तरह आपने लिजर्ड की पूंछ में देखा, वहाँ पे भी रीडिफ्रेंशिएशन हो रहा है, दोबारा से नई जो है कोशिकाएं हैं वो अपना रूप बदल के दोबारा नई कोशिकाएं, वहाँ पे नई जो पूंछ है और लगभग उतनी ही लंबी पूंछ है, थोड़ी सी छोटी पूंछ बनती है। तो ये रीडिफ्रेंशिएशन का जो प्रोसेस है ये हमें ये भी बताती है कि कैसे पुराने ज़माने में सोचा जाता था कि हमारी जो ब्रेन है वो एक उम्र के बाद में डेवलप नहीं होती है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये बता रही है कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो अपने जो उनके जो नर्व एंडिंग्स हैं वो अपने नर्व एंडिंग्स को दोबारा हटा करके वो दूसरी स्थान पर ग्रो करते रहते हैं ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ दी हार्मोन्स। तो आपने देखा वो कुछ लोग पूरे समय मूर्ख रहे और बाद में वो अचानक ही उतने बड़े साइंटिस्ट बन गए और उतना बड़े विद्वान हो गए। वो तो इट इज़ ऑल्सो बिकॉज देयर ब्रेन इज़ रीमॉडलिंग, और ब्रेन के कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो रीमॉडल करते रहते हैं। नई रिसर्च हमें ये बताती है। तो ये अपने आप में आपको बड़ा वो लगेगा, जो आपको लगेगा कि हम अचानक ही हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि हम विद्वान बन सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये हम दोबारा पढ़ेंगे। और आज के ज़माने में जो व्यक्ति है, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी भी है, और हमको कोई चीज़ पढ़नी है, फिर आज पता चलता है कि हमारे को ये सॉफ्टवेयर है, अब ये सॉफ्टवेयर अब हमारे काम नहीं आ रहा है तो अब हम दूसरा पढ़ लेते हैं, और दूसरे तो वी हैव टू लर्न एंड देन वी हैव टू अनलर्न ऑल्सो। हमको उसको भूलना भी है और दूसरा नया भी सीखना है, और फिर नया सीखने के बाद में उसके बाद में उसको मॉडिफाई करना है, कुछ नई चीज़ बनानी है। तो इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ तक बात हो रही है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। ये यहाँ वॉइस टाइपिंग हो गई है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नमूना है। तो इसकी मदद से हम लोग आप लोगों को कुछ नया कराने की कोशिश करेंगे। आई होप दैट दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू।